हाँ बच्चों, अब बात करने वाले हैं अब डीएनए बनाने की प्रोसेस को। अब डीएनए बनाएंगे बच्चों अपन, ठीक है ना। तो एक मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर एक पिलर है, क्या है ये, पिलर है, ठीक है ना। और पिलर के ऊपर अपन क्या करते हैं, दो रस्सियों को लपेट देते हैं, ऐसे दो रस्सियों को लपेट देते हैं पैरेलल में, है ना। तो दो रस्सियों को जब लपेटेंगे ना तो डीएनए जैसी स्ट्रक्चर हो जाएगी। पैरेलल में लपेटना है बच्चों। जो एक रस्सी होगी ना वो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड होगी, दूसरी देखो डीएनए ऐसे होता है, डीएनए ऐसे होता है, समझ रहे हो मैं बात को। डीएनए में एक पॉलीपेप्टाइड चेन रहेगी, दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन रहेगी, है ना। और यहाँ पर ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या होंगे, जो पॉलीपेप्टाइड चेन ये देखो, ये पूरी एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। इसमें क्या रहेंगे, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है मान के चलो। यहाँ पर ये क्या है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, चौथा न्यूक्लियोटाइड है, पांचवा न्यूक्लियोटाइड है, छठा न्यूक्लियोटाइड है और सातवां न्यूक्लियोटाइड है। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े रहेंगे। ऐसे देखो बच्चों, दूसरी चेन बनाएंगे, दूसरी चेन होगी, दूसरा पॉलीपेप्टाइड रहेगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड सॉरी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, चौथा न्यूक्लियोटाइड, पांचवा न्यूक्लियोटाइड, छठा न्यूक्लियोटाइड और सातवां न्यूक्लियोटाइड और आठवां न्यूक्लियोटाइड। तुम्हें पता है कि हर एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर की साइड क्या होते हैं, बेस होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान के चलो बेस रहेंगे, यहाँ पर भी बेस रहेगा, यहाँ पर भी बेस रहेगा, यहाँ पर भी बेस रहेगा, यहाँ पर भी बेस, 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 यहाँ पर भी बेस और यहाँ पर भी बेस, यहाँ पर भी बेस और यहाँ पर बेस। जैसे तुमने सीढ़ी देखी है, सीढ़ी, सीढ़ी पर चढ़ने के लिए, तो ये बेस आपस में जुड़ जाएगी, ऐसे आपस में बेस जुड़ जाएगी और एक सीढ़ी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, सीढ़ी जैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी। और ऐसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है डीएनए। तो यहाँ पर देखो ढंग से, ये एक न्यूक्लियोटाइड चेन है, ये दूसरी न्यूक्लियोटाइड चेन है, दोनों आपस में नाइट्रोजनी बेस होती है, आपस में जुड़ जाएंगे। मैंने बोला था ना, देखो जब ये देखो सीढ़ी देखी ना तुमने, सीढ़ी सीढ़ी चढ़ने वाली जो सीढ़ी होती है, ऐसी सीढ़ी देखी होगी ना तुमने लकड़ी वाली, उसमें जो ये रोड लाइन है ना, ये लाइन और ये लाइन, ये दो लाइन तो अलग अलग क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। और बीच में ये जो लाइन बन रही है ना, ये बॉन्ड बन रहा है, वो किसके बीच में बन रहा है, दो बेस के बीच में बॉन्ड बन रहा है। मतलब इस चेन का बेस इस चेन के बेस के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो ऐसी होती है डीएनए की स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो डीएनए की स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करना बच्चों, देखो जरा मेरे को, अब बातों को समझते हैं। देखो बच्चों, देखो जो यहाँ पर ये दो सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी सीढ़ी के जो जो यहाँ पर ये बैकबोन होती है सीढ़ी की, है ना, जो यहाँ पर ये दो लाइनें होती है सीढ़ी के अंदर, तो वो कौन बनाएगा, तुम्हारा शुगर और फॉस्फेट बनाएगा, है ना। और जो सीढ़ी के बीच में जो ये पाँव होती है ना, पाँव पाँव रखने के लिए जगह होती है, वो कौन बनाएगा, ये बेस बनाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ इसके इस जैसी एक स्ट्रक्चर और होगी इधर, तो आपस में ये जुड़े रहेंगे ऐसे, समझ रहे मेरी बात को। तो यहाँ पर ये पूरी कहानी होनी चाहिए, समझ में आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि देखो, डीएनए के स्ट्रक्चर में दो दो रस्सी रहेगी, एक रस्सी रहेगी वो चाहेगी 5 days to 3 days, है ना। दूसरी रस्सी रहेगी 3 days, यहाँ पर अगर 5 days आ गए तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 3 days आ गया तो यहाँ पर 5 days और यहाँ पर 3 days, और ये आपस में जुड़ी रहती है। ये डीएनए की स्ट्रक्चर होती है। डीएनए में क्या होता है, दो न्यूक्लियोटाइड चेन रहेगी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन रहेगी, एक रहेगा 5 days ये रहा और एक दूसरा रहेगा 3 days, है ना। तो पर इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर 5 days यहाँ होगा और इसका 3 days यहाँ होगा। मतलब क्या होगा, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होगी, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, समझ रहे हो मेरी बात को, कॉम्प्लीमेंट्री होगी, है ना। तो अगर यहाँ से यहाँ जाएंगे और यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो देखो हमेशा डीएनए को पढ़ा जाता है 5 से 3 डायरेक्शन में, और इसको भी 5 से 3 डायरेक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पढ़ने का तरीका रहेगा। तो यहाँ पर ये डीएनए की स्ट्रक्चर देख लेना। डीएनए में ये जो चेन दिख रही है तुमको, वो कहाँ से है, 3 days से 5 days से 5 days की तरफ, तुम्हें पता है ना, यहाँ पर 5 days है तो यहाँ पर कौन सा है, 3 days। अब देख लो, जो ये जी है ये ग्वानिन है, तुम्हें पता है ना, दोनों के दोनों जो न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन रहेगी, वो आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़ी पड़ी है, अंदर की तरह नाइट्रोजनी बेस के बीच जुड़ी पड़ी है। ये देखो, अब ये याद रखना, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। कितने बॉन्ड बनाएंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। तो देख लो, ग्वानिन जहाँ पर भी दिखेगा तो तुम्हें साइटोसिन, देखो इस चेन का ग्वानिन और इस चेन का साइटोसिन आपस में जुड़ा पड़ा है, इस चेन का एडेनिन और इस चेन का थाइमिन आपस में जुड़ा पड़ा है, ठीक है ना। देखो याद रखना, ए और टी, एडेनिन और थाइमिन के बीच में हमेशा बॉन्ड बनेगा, और सी और जी के बीच में, सी और जी के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो सी और जी के बीच में तो बॉन्ड बनेगा ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन, और यहाँ पर बनेगा डबल बॉन्ड। तो एडेनिन और थाइमिन के बीच में तो बनना है, एडेनोसिन के बीच में बनेगा, मतलब एडेनिन और थाइमिन के बीच में तो बनेगा डबल बॉन्ड, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में बनेगा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूकैरियोटिक डीएनए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है या फिर टेम्परेचर को ज़्यादा सहन कर सकता है, या प्रोकैरियोट। तो याद रखना प्रोकैरियोट, क्योंकि प्रोकैरियोट में सी और ग्वानिन और साइटोसिन ज़्यादा होते हैं नंबर में कंपेरेटिव, इसलिए वहाँ पर बॉन्ड, ये डीनेचुरेशन, डीएनए का डीनेचुरेशन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल सी बात होती है, ठीक है ना। तो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द चेन
ऑफ ए न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड द प्राइमरी स्ट्रक्चर। यहाँ पर जो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होती है, तो डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस होता है ना, उस सीक्वेंस के हिसाब से अरेंज हुई स्ट्रक्चर को बोला जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। जैसे ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है। अगर मैं ये एक चेन की बात करूँ तो ये एक अकेली प्राइमरी स्ट्रक्चर है। अगर इसके साथ ये जुड़ गई तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना देगी। समझ रहे मेरी बात को, है ना। न्यूक्लिक एसिड हैव ए सेकेंडरी स्ट्रक्चर आल्सो, मतलब न्यूक्लिक एसिड की सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी हो सकती है। जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ये दो साइंटिस्ट थे, वॉटसन एंड क्रिक जिसका बोला जाता है, गिव्स द डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब ये पूछा जा सकता है कि डबल स्टैंडर्ड दिख रहा है ना तुम्हें, एक स्ट्रैंड ये रहा, एक स्ट्रैंड ये रहा, दूसरा स्ट्रैंड ये रहा, और हेलिक्स क्या होता है, जैसे कि ये ऐसी स्ट्रक्चर के फॉर्म में डीएनए होता है। ये सबसे पहले कैसे पता चला इनको, जब ये मैं बताऊँ क्या, इसको बहुत ही इसके पीछे की कहानी है। वॉटसन और क्रिक होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा, मतलब जब ये इनको पता तो था डीएनए कुछ कैसा मिल रहा है ना, पर इनको ये फिक्स पता नहीं था कि कैसी इनकी स्ट्रक्चर रही होगी डीएनए की। उनको डीएनए के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन तो थी इनके पास, पर इनको ये पता नहीं था कि इसकी स्ट्रक्चर वास्तव में कैसे बनी होगी। तो वॉटसन और क्रिक थे ना, वो ऐसे ही टेंशन को कम करने के लिए बार में गए हुए थे, बियर बार में गए हुए थे। वहाँ पर उसने पोल डांस देखा, है ना। एक लड़की क्या कर रही थी, पोल डांस कर रही थी। जब उसने देखा कि पोल डांस लड़की कर रही है तो वो उसके चारों लपेटी बड़ी है, तो उसको वहाँ से आइडिया आया ये सही बात है ना। तो वॉटसन एंड क्रिक है ना, क्रिक को आइडिया आया था बार में बैठे बैठे, है ना। तो बार में बैठे बैठे देखा कि हेलिकल स्ट्रक्चर में वो लड़की डांस कर रही थी इसके चारों ओर। तो उसने सोचा कि इन दोनों ने सोचा कि क्यों न ऐसा हो सकता है कि डीएनए क्या हो, हेलिक्स फॉर्म में हो, है ना। तो उसने वहाँ से आइडिया निकाला और बाद में पता चला कि डीएनए हेलिक्स फॉर्म में ही होता है। वॉटसन एंड क्रिक ने, है ना, बियर बार में ये पहले डीएनए की डिस्कवरी की थी। तो वॉटसन एंड क्रिक हैव ए डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ फॉर डीएनए के लिए इसने क्या, कौन सी स्ट्रक्चर थी, डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर, और बीटा हेलिक्स बोला जाता है इसको। बीटा हेलिक्स तो अच्छा रहेगा, ठीक है। एक अल्फा हेलिक्स होता है, एक बीटा हेलिक्स होता है, दो टाइप के डीएनए होते हैं, है ना। द टू देखो, ये एक दूसरे स्टैंड होते हैं ना, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। मतलब एक को देखो, एक तो 3 से 5 है ना, तो दूसरा क्या है, 5 से 3 है। एक क्या है, 3 से 5 है, तो दूसरा क्या है, 5 से 3 है। इसलिए इसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे को क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री है ना। द टू स्टैंड आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है ना। आरएनए मॉलिक्यूल आर द 3 टाइप। आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं, डीएनए से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनता है, आरएनए बनते हैं। 3 टाइप के आरएनए बनते हैं, एमआरएनए जिसे मैसेंजर आरएनए बोला जाता है, आरआरएनए जिसे राइबोसोमल आरएनए बोला जाता है, और टीआरएनए जिसे बोला जाता है ट्रांसफर आरएनए। ये होते हैं ट्रांसलेशन में यूज होते हैं। ट्रांसलेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आरएनए से क्या बनाया जाता है बच्चों, प्रोटीन बनाया जाता है। डीएनए से डीएनए का बनना होता है रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का बनना होता है ट्रांसक्रिप्शन, और यहाँ से आरएनए से प्रोटीन बनना होता है ट्रांसलेशन। क्या होता है, ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन में यहाँ पर आरएनए बनेंगे, एमआरएनए हो सकता है, टीआरएनए हो सकता है, और आरआरएनए। ये तीनों ही आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए, तीनों ही आरएनए वास्तव में यूज होते हैं किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में। बच्चों अभी के लिए बस इतना सा नहीं, बाकी बातें भी करेंगे, अभी रुको, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डीएनए की स्ट्रक्चर। डीएनए की स्ट्रक्चर सबसे पहले किसने दी थी, वॉटसन एंड क्रिक ने दी थी बच्चों। किसने दी थी बच्चों, वॉटसन एंड क्रिक ने दी थी। अब बात करते हैं हर गोविंद खुराना साहिब की। और हर गोविंद खुराना साहिब पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के अंदर, पाकिस्तान, मतलब थे तो इंडिया के साइंटिस्ट, पर आज़ादी से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 1992 जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, उस टाइम वो पंजाब की जो यूनिवर्सिटी है लाहौर में पढ़ते थे, पंजाब यूनिवर्सिटी इन लाहौर में पढ़ते थे, है ना। और उनका महत्वपूर्ण रोल है क्रैकिंग ऑफ जेनेटिक कोड। अब देखो जेई वालों, तुम्हें अगर जेनेटिक कोड के बारे में बात करूं तो जेनेटिक कोड के बारे में तुम्हें अच्छे से नहीं बता पाऊंगा मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगी ये। पर इतना याद रख लेना कि हर गोविंद खुराना ने जो जेनेटिक कोड होता है, जेनेटिक कोड ट्रिपलिंग होता है, मतलब 3 को बनता है। जैसे कि बात करूँ साइटोसिन, ग्वानिन और थाइमिन, ऐसे आपस में जुड़ जाएंगे, तो 3-3 का जोड़ा होता है। 3-3 का मतलब 3-3 का बनता जाएगा, 3-3 आपस में जुड़ते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये याद रखना, जेनेटिक कोड के बारे में बताया था, क्रैकिंग द जेनेटिक कोड के बारे में बताया था हर गोविंद खुराना साहिब ने, ठीक है ना। इनकी पूरी थोड़ा पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, ये मैंने ऐसे डाल दिया इधर, थोड़ा तो पढ़ना है तो पढ़ लेना, क्योंकि इंडियन साइंटिस्ट है तो हो सकता है एग्जामिनर का दिमाग खराब हो तो पूछ ले,
ठीक है। तो हरगोविंद खुराना साहेब हैं, ठीक है, और इनके बारे में अपन को जानना ज़रूरी है थोड़ा, तो जान लो इनको। इनका इंपॉर्टेंट रोल है जेनेटिक कोड को क्रैक करने में, ठीक है, ये याद रख लेना। बाकी जेनेटिक कोड क्या होता है ना। तो जेनेटिक कोड ये देख लो, यहाँ पर मैं तुम्हें बता देता हूँ, 3 3 के जोड़े रहेंगे, 1 2 3, ये एक जेनेटिक कोड हो जाएगा, है ना। ऐसे 1 2 3 ये आगे वाला जेनेटिक कोड हो जाएगा, ऐसे 1 2 3 ये आगे वाला जेनेटिक कोड हो जाएगा। ऐसे जेनेटिक कोड बनते हैं डीएनए के अंदर। उसके बारे में सबसे पहले हरगोविंद खुराना ने बताया था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, देखो, एक होता है फिंगरप्रिंटिंग। फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है कि जो भी इंसान जन्मता है उसके क्या होते हैं, फिंगर्स होते हैं ना, फिंगर के टिप्स के ऊपर जो पैटर्न होता है वो सेम रहता है, ठीक है ना। चाहे वो देखो होमोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं उनके अलग हो सकते हैं, है ना, पर डीएनए के अंदर भी क्या होते हैं, ऐसे ही कुछ मार्किंग होती है। डीएनए के अंदर भी कुछ ऐसी मार्किंग होती है जिससे अपन किसी भी स्पेसिफिक इंसान का पता कर सकते हैं, जिससे अपन किसी भी स्पेसिफिक इंसान का पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करना, इट इज़ नोवन दैट द एवरी इंडिविजुअल हैज़ यूनिक फिंगरप्रिंट्स। ये अपन अच्छे से जानते हैं कि हर एक इंसान का क्या है, एक यूनिक फिंगरप्रिंट है। these are occur at a these occur at the tips of the fingers, जो कहाँ पर होते हैं वास्तव में, टिप ऑफ द फिंगर होते हैं। हैव बीन यूज टू द आइडेंटिफिकेशन, जो यूज़ होते हैं आइडेंटिफिकेशन में। तुम्हें पता है ना, आधार कार्ड बनाते हैं उसके अंदर भी डीएनए, मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अलग चीज़ होती है, फिंगरप्रिंटिंग अलग चीज़ होती है। तो फिंगरप्रिंट का यूज़ करते हैं नहीं करते, हाँ करते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान का फिंगरप्रिंट क्या होता है, अलग अलग रहता है। फॉर ए लॉन्ग टाइम बट दीज कैन बी अल्ट्रेड बाई सर्जिकली मतलब इसको हटाया जा सकता है। जो फिंगर के जो टिप्स के जो फिंगरप्रिंट है ना, उसको क्या होता है, लॉन्ग टर्म के बाद में हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उनको हटाया नहीं जा सकता, है ना। ए सीक्वेंस ऑफ बेस्ड ऑन डीएनए इज आल्सो यूनिक फॉर ए पर्सन। मतलब डीएनए के ऊपर बहुत सारे ऐसे सीक्वेंस होते हैं, जो अपने डीएनए यहाँ पर पढ़ा ना, इस पर कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं जो हर एक इंसान के लिए अलग अलग होते हैं, है ना। ए सीक्वेंस ऑफ बेसेस मतलब बेस का, न्यूक्लिक बेस का, है ना, बेस नाइट्रोजनी बेस का, सॉरी। ए सीक्वेंस ऑफ बेसेस ऑन डीएनए इज ऑल्सो यूनिक फॉर ए पर्सन। हर एक पर्सन के लिए अलग रहेगा, ठीक है ना। एंड information regarding this is called डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, जैसे अपने फिंगर के जो टिप्स होती है ना, उसके ऊपर हर एक इंसान के अलग अलग होते हैं फिंगरप्रिंट्स, वैसे क्या होता है डीएनए के ऊपर नाइट्रोजनी बेस के कुछ सीक्वेंस ऐसे होते हैं जो हर एक इस दुनिया में जितने भी इंसान है ना, वहाँ पर अलग होते हैं। तो जब भी फोरेंसिक क्राइम होता है, कोई भी चीज़ को क्राइम होता है, तो फोरेंसिक टीम वहाँ पर आती है और फोरेंसिक टीम वहाँ के सैंपल को कलेक्ट करती है और वहाँ से डीएनए कलेक्ट कर लेती है। डीएनए में क्या होता है, जैसे मेरे डीएनए में मान के चलो कहीं जगह ऐसा सीक्वेंस मिलेगा जो मेरे अंदर ही मिलेगा, वो कहीं और दूसरे इस दुनिया में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो मेरी स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन होगी ना, तो डीएनए पर ऐसे नाइट्रोजनी बेस का एक ऐसा सीक्वेंस मिल जाएगा कहीं ना कहीं, जहां वो केवल और केवल मेरे अंदर मिलेगा, मेरे अलावा कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए वो मेरी आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है। इसलिए वो क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तरह नाम यूज दे दिया। जैसे अपने फिंगरप्रिंट यूनिक होते हैं ना, वैसे ही वहाँ पर भी वो यूनिकसिटी मिल जाएगी तुमको। इसलिए इसे बोला जाता है डीएनए पर मिलने वाले फिंगरप्रिंट्स, इसलिए बोला जाता है इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इससे अपन क्या कर सकते हैं, कहीं क्राइम का पता कर सकते हैं, कभी कोई बॉडी ज़्यादा डैमेज है तो उसको आइडेंटिफिकेशन में मदद कर सकते हैं। कभी कभार क्या होता है कि कोई पेरेंट होते हैं, है ना, और अपने बच्चे पे ब्लेम करते हैं कि ये मेरा बच्चा नहीं है, या फिर कोई ऐसे पेरेंट होते हैं जो कहते हैं कि ये मेरा बच्चा है। तो उसमें पेरेंट और बच्चों का किसका बच्चा है और किसका बच्चा नहीं है, इसका पता करने के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ करते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज़ यूज्ड इन किस में, देखो यहाँ पर तो हो गया, इट इज़ सेम फॉर एवरी सेल्स, ये हर सेल के लिए सेम रहने वाला है। एंड कैन नॉट बी अल्टर्ड बाई एनी नोवन ट्रीटमेंट, किसी भी चीज़ से चेंज नहीं कर सकते, अल्टर नहीं कर सकते इसको, है ना, किसी भी चीज़ से इसको चेंज नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हाथों की अंगुलियों के फिंगरप्रिंट्स तो चेंज किए जा सकते हैं, पर डीएनए पर लगे हुए वो फिंगरप्रिंट कभी भी चेक नहीं किए जा सकते। इसलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग थोड़ी महंगी तो है, पर ये सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है और सबसे ज़्यादा सही एक्यूरेसी बताती है किसी भी इंडिविजुअल के लिए कि वो इंडिविजुअल कौन है, ठीक है ना। क्या होता है कि मान के चलो कहीं क्राइम हो रहा है तो क्या होता है, क्राइम सीन पे बहुत सारे फिंगरप्रिंट रह जाते हैं, है ना, ब्लड सैंपल रह जाते हैं क्राइम के दौरान, या फिर अपने हेयर फॉलिकल रह जाते हैं। इसकी वजह से बहुत जल्दी ही क्रिमिनल का पता लगाया जा सकता है। इसलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चों। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज नाउ यूज्ड, किसकी तरह यूज़ कर रहे हैं, इन फोरेंसिक लेबोरेटरी फॉर आइडेंटिफिकेशन
ऑफ क्रिमिनल्स को पहचानने के लिए यूज़ कर रहे हैं, है ना। टू डिटरमाइन द, है ना, पार्टनरिटी ऑफ ए इंडिविजुअल, कि उसमें पैटर्निटी कितनी है। पैटर्निटी मतलब अपन बात करें कि उसके पेरेंट्स कौन हैं, है ना, इनके पता करने के लिए, है ना। टू आइडेंटिफाई दैट डेड बॉडी को पहचान करने के लिए करते हैं। इन एनी एक्सीडेंट बाय कंपेयरिंग द डीएनएज ऑफ पेरेंट्स और चिल्ड्रंस, ठीक है ना। तो बॉडी को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए अपन करते हैं, है ना। और यहाँ पर